लेकिन आप पोलराइजेशन की जो बात कर रहे हैं, कहाँ ये ग्लोबल पोलराइजेशन दिखाई दे रहा है? हमें दिखाई दे रहा है कि अमेरिका के साथ इजराइल बिल्कुल दांत काटी दोस्ती की तरह खड़ा हुआ है। उनका एक एम है ईरान के टुकड़े टुकड़े कर देना, वहां पर रिजीम चेंज कर देना। हम ये मानकर चल रहे थे कि ईरान के ऊपर अगर हमला होता है तो हो सकता है इस्लामिक ब्रदरहुड के नाम पर कोई मदद आए, वो कोई मदद नहीं थी। फिर ये लगा कि नहीं, चाइना और रशिया के रहते हुए ईरान के ऊपर इतना बड़ा अटैक करना है, शायद अमेरिका ये नहीं करेगा, लेकिन अटैक हो गया। और चाइना क्या कर रहा है? केवल अपने देखिए एक पॉइंट में सैटेलाइट सपोर्ट दे रहा है। देखिए जो आप उसको हार्डकोर स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में लड़ाई के संदर्भ में देख रहे हैं, लेकिन सेंटिमेंट्स लोगों के अभी भी बहुत कुछ हद तक ये इस एक्ट को बहुत अप्रूव नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ठीक सर, एक बड़ी खबर आ गई। इस्लामाबाद में यूएस एम्बेसी के पास प्रदर्शन हुआ है, और इस्लामाबाद से ये खबर इसलिए भी चिंताजनक है क्योंकि अब वो तमाम देश जो कि ईरान से अपनी यूं कहें सिंपैथी रखते हैं और शिया समुदाय से आने वाले हैं, उसमें पाकिस्तान में भी एक बहुत बड़ी आबादी है जो अयातुल्लाह खामेनेई के साथ सिंपैथाइज करती है, ईरान के साथ सिंपैथाइज करती है, जो अमेरिका से नफरत करती है। और पाकिस्तान तो खुद अमेरिका का पिट्ठू है वहां पर, इसलिए यूएस एम्बेसी के बाहर ये प्रदर्शन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये पाकिस्तान के लिए कितनी मुश्किलों वाली परिस्थिति है कि एक तरफ ये वही प्रोफेसर साहब, ये वही पाकिस्तान है जो झोली फैलाकर अमेरिका से भीख मांगता है, और फिर डोनाल्ड ट्रंप किसे अपना सबसे करीबी यार बताते हैं, शहबाज शरीफ को बताते हैं, किसे बताते हैं, आसिम मुनीर को बताते हैं। अब पाकिस्तान क्या बोलेगा? अब पाकिस्तान क्या बोलेगा? क्या मुस्लिम ब्रदरहुड है? देखिए यहाँ पर दो तरह की बातें हैं। एक तो जिसकी आप बात कर रहे हैं कि एक डिलेमा है, वो लीडरशिप के लेकर के, वहाँ की जनता पे नहीं है। ये जो कराची में हुआ है, जो कंसुलेट अटैक, ओके, इस्लामाबाद कराची, इसके पहले कराची में हुआ था, तो ये बताते हैं कि ये डोमिनेटेड रीजन है। तो अभी जैसे सर बता रहे थे कि एक सेंटिमेंट है, भले ही वो खुलकर नहीं आ पा रहा, लेकिन लोगों में एक ये है कि उसको वो मानते थे, लीडरशिप मानते थे खोमेनी को। और देखिए इतिहास खोमेनी को कैसे याद करेगा? सवाल इस बात का है। इतिहास ये याद करेगा कि वो शख्स कहीं जाकर के बंकर में ईरान के किसी भी कोने में जाकर छिप सकते थे, लेकिन खुले रूप में जनता के साथ ईरान की स्वाभिमान, ईरान की संप्रभुता के लिए खुले रूप से आखिरी दम तक लड़ रहे थे। इतिहास इस बात के लिए याद किया जाए, इतिहास इस बात के लिए भी याद किया जाएगा कि अमेरिका के साथ आखिरी सांस तक, आखिरी चुनौती तक एक एग्जिस्टेंशियल वॉर। और ये मैं इसको सिविलाइजेशनल इसलिए कहता हूँ कि देखिए आप यूरेनियम को खत्म करना चाहते हो, आप न्यूक्लियर जो आपको थ्रेट उसको खत्म करना चाहते हो, तो भाई साहब आप पाकिस्तान को खत्म कीजिए ना, जो दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट का जो ग्राउंड बैटल बना हुआ है। तो मुझे लगता है कि दुनिया बात जानती है अच्छी तरीके से कि अमेरिका का मंशा क्या थी। उसकी यही थी कि मुझे ऐसा कोई है जो मुझे चैलेंज कर रहा है, और ये चैलेंज ईरान खुलकर कर रहा था। इसीलिए, और बात ये है, इसीलिए मैं कह रहा हूं आज दूसरी कमजोरी है अमेरिका की, वो भीख मांग रहा है ईरान की जनता से कि आप सड़क पर आ जाइए, आप सत्ता संभाल। ईरान की जनता, अभी मैं सर की बात से सहमत हूं, कहना चाहूं, ईरान की जनता में एक सिविलाइजेशनल कनेक्ट है। आप समझिए इस बात को, वो कभी नहीं चाहेंगे, सरेंडर नहीं चाहता है, और 100 वर्ष तक जीने से अच्छा है कि एक दिन में आपकी मृत्यु हो जाए और इतिहास आपको याद करके आप अपने देश की एकता के लिए, संप्रभुता के लिए आपने लेकिन पाकिस्तान किसके लिए जी रहा है रविंदर सर? ये पाकिस्तान किस चीज के लिए जी रहा है? वो अपने देश को संभाल नहीं पा रहा, वो अमेरिका का साथ दे, खामेनेई का साथ दे, उसे खुद समझ में नहीं आ रहा है। इधर एक और बड़ी खबर है सर, ये भी एक इनपुट दे देती हूँ दर्शकों को। खामेनेई के मौत के बाद अराफी को कमान दी गई है, ईरान के नए सुप्रीम लीडर के नाम का ऐलान किया गया है। खामेनेई के मौत के बाद अराफी को ये कमान सौंपी गई है। चेहरा, ये तस्वीर आपके सामने है। तो यहाँ पर ना इस्लामिक रिजीम जो अमेरिका चाहता था वो खत्म कर पाया, अयातुल्लाह खामेनेई खत्म हो गया, लेकिन क्या वो सोच खत्म हो गई? उनकी जगह अब अराफी सुप्रीम लीडर बन गए, उनके हाथ में कमान है। डेफिनेटली यस, बट यस ये भी फैक्ट है कि ईरान को खतरे और डैमेज होता रहेगा, राइट? ईरान हिट लेता रहेगा, ईरान के पास कोई ऑप्शन नहीं है, और इसी तरह से इनकी परत बाय परत, लेयर बाय लेयर शायद लीडरशिप चलती रहेगी। देश के अंदर बहुत ज़्यादा त्राही होगी तो अनार्की होगी, उस तरफ जाने का आसार है। बट इन द मीनवाइल, उससे पहले ईरान जितनी अपनी एबिलिटी हो उससे वो इन अरब देशों में अटैक्स करेगा, ताकि ये अरब देश इमीडिएटली जल्दी से जल्दी ट्रंप के पास जाए और बोलें जी जंग रोको। वो भी एक स्टेप हो सकता है। कमिंग बैक टू पाकिस्तान तो इस समय एक और करेगा। आप देखिए अगले हफ्ते में ये मुद्दा बोलेगा कि बोर्ड ऑफ पीस को सॉल्व करना चाहिए, फॉर्मली प्रपोज कर देगा।
ट्रंप के साथ अपने नंबर बनाने के लिए। ठीक है, वन। सेकेंडली, पाकिस्तान ने ऑलरेडी इनफैक्ट जो इनका बॉर्डर है ईरान के साथ, राइट, वहां पे ट्रंप को कह रखा है ना कि आपके क्रिटिकल मिनरल्स हैं, इसलिए हमें अफगानिस्तान को अटैक करना है, प्रोटेक्ट करना है ना, हमारी तालिबान नहीं करने दे रही। चाइना को कह रहा है आपका सीपैक कॉरिडोर जा रहा है, उसकी सिक्योरिटी के लिए मुझे कदम उठाने पड़ रहे हैं। अफगानिस्तान के साथ वॉर एस्केलेट करेगा, वहां उसके पास एयर डोमिनेंस है, तालिबान ज्यादा नहीं कर सकता, बट हाँ बॉर्डर पे बहुत कुछ कर सकता है डैमेज। जब ज्यादा डैमेज होगा बॉर्डर पे पाकिस्तान को, फिर जाएगा ट्रंप के पास, ऐसा है ये 10वीं वॉर है, आप इसको रुकवा दो, मैं तो रोक देता हूं। पाकिस्तान इस तरह की गेम्स खेल के अपनी रेलेवेंस बनाना चाहता है। एक और अभी ताजा खबर जो है इजरायली डिफेंस मिनिस्टर की ओर से आई है। फ्रॉम नाउ ऑन अ कंटिन्यूअस एयर ब्रिज विल ऑपरेट टू कैरी आउट पावरफुल स्ट्राइक्स ऑन टॉर्नेडो टारगेट्स इन तेहरान। प्रोफेसर साहब, ये जो है ये बहुत बड़ा दावा है कि अब टॉर्नेडो टारगेट होंगे, लगातार टारगेट होंगे, और इस तरीके के टारगेट होंगे जो अनएक्सपेक्टेड होंगे। तेहरान लगातार बीते 36 घंटों में कितने उसके ठिकानों पर हमले हुए हैं, कितने सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर्स पर हमले हुए हैं, वो तस्वीरें देख रहे हैं हम। एक मिनट में अगर 40 कमांडर जो ढेर करने में सक्षम है, अब इजरायली डिफेंस मिनिस्टर आज ये कह रहे हैं कि देयर विल बी अ टॉर्नेडो स्ट्राइक। नहीं, देखिए, निश्चित रूप से इजराइल तो चाहता ही नहीं कि ईरान के पूरे अस्तित्व को ही ख़त्म करना चाहता है, और उसमें ये बात मान के चलिए कि इनडायरेक्टली कुछ मिडिल ईस्ट के कंट्रीज है, जिसमें सऊदी अरबिया है, यूएई है, ये सब भी एक तरीके से इजराइल और अमेरिका के पाले में खड़े हैं, क्योंकि जो खामनेई और जो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम था वो एक इमीडिएट थ्रेट मानते थे ये कंट्रीज़। तो वो चाहते हैं कि ईरान को इतना तोड़ दो कि ये उभर ही नहीं पाए। इनका जो न्यूक्लियर अभी भी 60% यूरेनियम के इनके पास में लिमिट्स होगा, एकदम इसको तबाह कर दो ताकि ये उड़ नहीं पाए। लेकिन ये बात मान के चलिए कि जितनी तेज गति से इन्होंने अपना मुखिया फिर से चुन लिया, और वो भी बहुत एक तरीके से गार्जियन काउंसिल का मेंबर है, वो एक अल-फदा यूनिवर्सिटी के चेयरमैन रहे हैं, वो फ्राइडे जो उनके प्रेयर्स होती हैं उसके चेयरमैन रहे हैं, सेमिनारीज हैं। तो वो इस तरीके के एक थियोक्रेट को दोबारा से लाना, देखिए इनका मॉरल, ईरान के जो थियोक्रेट्स है, इनका मॉरल बहुत स्ट्रांग है, और ये इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ को मोबिलाइज करके एक तरीके से अमेरिका के लिए रेसिस्टेंस क्रिएट करना चाहेंगे। लेकिन मिलिट्रीली ये बात मान के चलिए कि जहां पे वो 10 स्ट्राइक करेंगे, 2 स्ट्राइक ईरान की तरफ से हो सकती है, लेकिन 2 स्ट्राइक भी मायने रखती है अमेरिका के लिए भी और इजराइल के लिए भी। तो ये मुझे नहीं लगता कि थमने वाला है, ये नया प्रॉक्सी बन जाएगा अपने आप में, जैसे हूती, हिजबुल्ला, हमास बन गए, एक ईरान अपने आप में एक नया प्रॉक्सी बन जाएगा। जिस तरीके से इराक में एक रेसिस्टेंस क्रिएट हो गया, बहुत बड़ी पॉपुलेशन सिया की है। तो देखिए बहुत स्थिति, और इसका दुनिया पे इम्पैक्ट पड़ेगा, खासकर जो ऑयल सेक्टर है उसका कितना उसके प्राइस हाइक होंगे। आप ये बात मान के चलिए जिस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को ये डिसरप्ट कर रहे हैं, तो भारत पे भी इसका प्रभाव पड़ेगा। ऑयल मार्केट जो हम एक बहुत बड़ा मार्केट है, हम वहाँ से 30% इंपोर्ट करते हैं। तो निश्चित रूप से ये एक चिंता का विषय बढ़ता जा रहा है, और इसमें अभी तक तो दूसरे जो लोग हैं, जो रॉक स्टेट्स हैं, चीन और रशिया, क्योंकि रशिया का ईरान ने कांस्टेंट सपोर्ट किया है जब यूक्रेन के साथ में, चाहे मिसाइल टेक्नोलॉजी हो, बाकी सपोर्ट हो, तो ये कंट्रीज भी, इनको भी मौका मिलेगा। अगर कहीं अमेरिका और अमेरिकन अलायंस डगमगाते नजर आए, तो निश्चित रूप से आप मान के चलिए कि ये एक ईरान को दोबारा से एक ऑक्सीजन देगा। देखो पाकिस्तान तो देखो हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, और वो मुनीर और ये सब तो अमेरिका की गोद में बैठे रहेंगे और ग्राउंड पे कहेंगे कि तुम प्रोटेस्ट करो, इस्लाम को बचाओ, ये करो। तो बिल्कुल सर, मैं आपसे सहमत हूं, लेकिन अयातुल्ला अली रजा आराफी, एक बार फिर से उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करनी इसलिए जरूरी हो जाती है क्योंकि ईरान में जिस इस्लामिक रिजीम को खत्म करने के इरादे से इजराइल और अमेरिका एक्शन ले रहा है, वो इस्लामिक रिजीम यहां खत्म होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। आर्थिक तौर पर आप ये कह सकते हैं कि ईरान को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, झटके पर झटका लग रहा है, लेकिन उनकी इस्लामिक सोच को अगर यहाँ पर कोई नुकसान हो रहा है तो ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि अयातुल्ला अली रजा आराफी के बारे में जो मैं पढ़ रही हूँ, ये भी शिया धर्म गुरु है और बड़े प्रभावशाली रूढ़िवादी नेता के तौर पर इनकी पहचान है पूरे ईरान में। और हौजा जो कि शिया धार्मिक मदरसों को प्रमुख के तौर पर इन्हें जाना जाता है। अयातुल्ला खामेनेई के भरोसेमंद चेहरों में से एक थे आराफी।
अब इन्हें ये कमान सौंप दी गई है। कौम जो कि ईरान का धार्मिक शहर है, ये वहां पर प्रार्थना के शुक्रवार की जो प्रार्थना होती है उसके तो नेता थे ही, साथ ही गार्जियन काउंसिल ऑफ असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के उपाध्यक्ष सदस्य के तौर पर ही रहे। लेकिन अब इन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी, एक बड़ी पदवी आयतुल्लाह की जो है वहां पर दे दी गई है। सब कुछ सत्ता और सत्ता की साख पर दत्ता साहब ये निर्भर कर रहा है। एक तरफ साख अमेरिका की, इजराइल की भी स्टेक पर है, तो साख ईरान की भी स्टेक पर है। बिल्कुल, ये जो अभी हम चर्चा कर रहे हैं, ईरान की हिरार्की और कमांड वो दोबारा खड़ी हो गई है। इनके जो IRGC के वे कमांडर इन्होंने मारे, उसके जगह पे उनके नेक्स्ट जो लेवल के कमांडर थे जो सर पुतिन का पहला रिएक्शन है, ईरान पर यह हमला अंतर्राष्ट्रीय नियमों के खिलाफ है। व्लादिमीर पुतिन ने कहा खामेनेई की हत्या की वो निंदा करते हैं, ईरान पर हमला अंतर्राष्ट्रीय नियमों के खिलाफ है। ये व्लादिमीर पुतिन का पहला रिएक्शन है जो हम आपके सामने रख रहे हैं। और बार बार ये पूछा जा रहा था कि ईरान का भरोसेमंद दोस्त है और रशिया, अगर ईरान के ऊपर हमला होता है तो रशिया का स्टैंड क्या होगा। अभी तक एक केवल निंदा है, केवल एक निंदा प्रस्ताव है, इससे ज्यादा क्या रशिया कुछ करेगा, पुतिन कुछ करेंगे? देखिए, ऐसा है कि जो चीज़ सामने दिखाई देती है उसके अलावा बहुत कुछ अंडर करंट होता है और बिहाइंड द सीन चलता है। रशिया ने डेफिनेटली ईरान को सपोर्ट दिया होगा, इक्विपमेंट के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर, इंटेलिजेंस के अंदर। वही कार्रवाई चीन भी कर रहा है। वो पूरा सैटेलाइट इनको इंटेलिजेंस दे रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है, टारगेट बता रहा है कौन कौन से अमेरिका के टारगेट है जहां ईरान स्ट्राइक कर सकता है। ये जंग जो है इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होने वाली। जो ईरान की क्षमता है, मिसाइल टेक्नोलॉजी है, वर्ल्ड क्लास है, वो उसी के जोर पर उसी को इस्तेमाल कर रहे हैं। रूस ने यूक्रेन को पिछले 4 साल से वो लताड़ रहा है। पूरा यूरोपियन यूनियन, नाटो और अमेरिका के साथ जंग लड़ रहा है रूस। किस टेक्नोलॉजी के साथ? काफ़ी हद तक जो ईरान से उसको मदद मिली। तो आप ये मान के चले ईरान के पास जितनी भी 1000 मिसाइलें हैं वो एकदम ख़त्म नहीं होने वाली। वो लगातार रोज़ कोई ना कोई टारगेट चुन के वो उसको न्यूट्रलाइज करते रहेंगे। और ये नुकसान पूरे मिडिल ईस्ट में, इजराइल में, अमेरिकन इंटरेस्ट पे होगा। और अगर ईरान ने अमेरिका का कोई एयरक्राफ्ट कैरियर डुबा दिया तो उससे बड़ा झटका अमेरिका को नहीं लगेगा अगर वो हो गया। और मुझे पूरी उम्मीद है कि चीन और रूस और नॉर्थ कोरिया मदद करेगा ईरान की ये टारगेट को अचीव करने के लिए। और ये मुश्किल नहीं है, आप उसकी डिफेंस को सैचुरेट कर दीजिए, कोई ना कोई मिसाइल उसके एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर गिरी जाएगी। अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक रविंदर सर, 1200 से ज्यादा बॉम्ब्स जो हैं वो इजराइल ने ईरान के अलग अलग शहरों में ड्रॉप किए हैं। और यूएस की अगर बात करें तो 1050 से ज्यादा बॉम्ब जो हैं वो ईरान के अलग अलग इलाकों में ड्रॉप किए हैं। ईरान को बहुत नुकसान हो रहा है, लेकिन ईरान सब कुछ लुटा देने के लिए तैयार है। क्या कोई डिप्लोमेसी चैनल, कोई डिप्लोमेटिक रूट ओपन होने की थोड़ी भी गुंजाइश है? ये जंग कितने दिन लंबी चलेगी? ईरान कब तक इसे सस्टेन कर पाएगा? सब कुछ होगा ए से लेकर जेड तक, जी तक। जंग रोकने के हालात तभी आएंगे जब इन अरब देशों का नुकसान ज्यादा होगा। ये जाएंगे भागते हुए ट्रंप पे कि आप कुछ करो, रोको, नहीं तो हम तो गए, राइट। तभी कुछ ओपनिंग खुलेगी डिप्लोमेसी, अदरवाइज फिलहाल नहीं। आप अभी कुछ समय पहले कहती कि इजराइल कह रहा है कि एक टॉर्नेडो, एक बवंडर, हरिकेन आएगा, मानो बम्स का गिरते ही जाएंगे ईरान पे, ठीक है। तो इजराइल क्या करेगा? गाजा जैसा बनाएगा? अब याद रखिए गाजा का साइज क्या है आपके दर्शकों? उन्होंने कहा था कि अब ये ईरान पहले जैसा नहीं रहेगा, तेहरान की शक्ल बदल जाएगी। तो गाजा 20 किलोमीटर बाय 20 किलोमीटर है, मोटा मोटा डायमेंशन, राइट, 400 स्क्वायर किलोमीटर। 2 साल में उसको आज तक तो आप फ्री क्लियर कर नहीं पाए हैं। और आप सोचते हैं या कोई भी सोचे अगर कि मैं पूरे देश को ग्राउंड ट्रूप्स भी हैं, उनके ग्राउंड ट्रूप्स भी है, सारे सब कुछ है, तो ये करना बहुत मुश्किल कहा। बट ये जो टॉर्नेडो कह रहे हैं इसका मतलब ये है कि ये लेयर अपॉन लेयर मारते जाएंगे स्ट्रेटेजिक एसेट। जहां भी देखिए अभी तो कुछ मारे, कल को पार्लियामेंट में मारेंगे, जितने भी एमपी है सबको मारेंगे, लेयर बाय लेयर ये सबको मारते जाएंगे। पर जितना अगर मारते गए तो उतना मेरे ख्याल से देश, वही बात है, हिट लेगा। आज की दुनिया में बाय द वे जो शब्द होता है कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर, क्या है आपकी? अटैक की तो एक है, दूसरी होती है आपकी नेशनल पावर, आप कितना दर्द सह सकते हो। ईरान वो दिखाना पड़ेगा। मैं केवल एक अंदाजा भर लगाऊं
तो कहा तो ये भी गया था जब रशिया यूक्रेन के बीच में जंग छिड़ी थी, कहा रूस के पास इतनी ताकत, यूक्रेन 2 दिन से ज्यादा टिक नहीं पाएगा, लेकिन टिका। 4 साल हो गए उस जंग को। एग्जैक्टली तभी यूक्रेन की अगर हम कहें नेशनल पावर क्या है, दर्द सहने की शक्ति ना वो ईरान के पास है। 4 साल से यूक्रेन वो दिखा रहा है, तभी तो टिका हुआ है। ओके, तभी दुनिया ये कह रही है अरे ऐसा कैसे हो गया। अब ईरान के पास फिलहाल जो समझ आता, हाँ वैसी शक्ति है, वैसे मंशा है, पर कभी टूट भी सकती है, कह नहीं सकते। देश के अंदर मोसाद ने बहुत लोगों को खरीद रखा है इन्होंने। इनको कैसे पता है खामेनी किधर है एग्जैक्टली? खैर इसका तो पता था, ओपन में था। वो जो हमास का लीडर था या हिजबुल्लाह का लीडर जो यहाँ रह रहा था, किस कमरे में रह रहा है जी, ऑन द ग्राउंड इन्फॉर्मर्स। एक लास्ट इंपॉर्टेंट बात कहूंगा, सबसे बड़ा खतरा देशों को आज की तारीख में है कि आपके अंदर की इंटेलिजेंस बिक जाती है। मदुरो की इंटेलिजेंस बिकी, उसकी लोकेशन दी, इनकी इंटेलिजेंस बिकती है। मैं इस बात पर आऊंगी, लेकिन ये जो ईरानी राष्ट्रपति का बयान है वो उसी तरफ इशारा कर रहा है जिस तरफ प्रोफेसर साहब आप ये कह रहे थे। वो मुसलमानों को एकजुट करना चाहते हैं। ईरान के राष्ट्रपति ये कह रहे हैं कि ट्रंप ने मुसलमानों के खिलाफ ये युद्ध छेड़ा है। रमजान के महीने में, एक बार फिर मैं आपको याद दिला दूं, ये रमजान के महीने में ये युद्ध छेड़ा गया है। उसी तरफ ये इस्लामिक ब्रदरहुड पर इसे लेकर आना चाहते हैं। ईरान की तरफ से ये भी तो कहा गया ना, वो तमाम जो उनके नेबरिंग कंट्रीज है वो यही कह रहे थे कि आपके खिलाफ उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया है। वहां पे जितने भी यूएस मिलिट्री बेसेस है, ईरान केवल उन्हें टारगेट कर रहा है। मुस्लिम देशों के खिलाफ जंग छेड़ने की उनकी कोई इच्छा नहीं है और ना ही उनकी कोई रणनीति है। लेकिन ट्रंप ने मुस्लिमों के खिलाफ एक युद्ध छेड़ दिया है। ये मसूद पेजेश्कियान का बयान है। वो यही बताना चाह रहे हैं, यही इशारा कर रहे हैं कि मुसलमानों एक हो जाओ, ये जो वेस्टर्न ताकत है उनके खिलाफ एक हो जाओ। नहीं, निश्चित रूप से एक तो देखो जो मंथ है ये एकदम होली मंथ है और रमजान चल रहे हैं, और इस वक्त जिस तरीके से लोगों का रेस्पॉन्स है, जो स्ट्रीट में आ गए, आप ईरान कल सुबह से हम जो वीडियोस देख रहे हैं तो लोग रोड पे तो आए हैं। देखिए पूरा दुनिया पोलराइज्ड होगा, ईरान के भी अंदर पोलराइज्ड है, और ये बात मान के चलिए कि मेजोरिटी ऑफ द पीपल जो है वो खामनेई एडमिनिस्ट्रेशन और खामनेई के साथ में थे, और इसीलिए कभी भी सफल नहीं हो पाए जो विरोधी और जो सिविल सोसाइटी के जो सो कॉल्ड लोग हैं। क्योंकि जो रूरल ईरान है ना, वो रूरल ईरान पूरा का पूरा थियोक्रेट्स और खामनेई के साथ खड़ा है। जहाँ तक बात आती है रीजन की, मिडिल ईस्ट की, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंटरनली सब लोग खामनेई और इस्लाम को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि चूंकि एक थ्रेट था सऊदी अरबिया को, यूएई को, और ये जो कंट्रीज हैं जो अमेरिका के एक तरीके से अलायंस हैं, उनको वो एलिमिनेट करना चाहते थे। न्यूक्लियर रोक रही हूँ क्योंकि लगातार खबरों की भी बम्बार्डमेंट हो रही है। बड़ी खबर आपको दे दें, एक और वीडियो जारी किया है और ईरान की तरफ से ये वीडियो जारी हुआ है। अमेरिकी बेसिस पर हमले की तैयारी का ये वीडियो जारी किया गया है। ईरान की तरफ से F4 फैंटम जेट तैनात किए गए हैं। ईरान ने ये वीडियो जारी किया है और ईरान अपनी कैपेबिलिटी दिखा रहा है। वो ये बता रहा है कि अमेरिकी बेसिस को वो टारगेट करने के लिए तैयार है। F4 फैंटम जेट, फिर F4 फैंटम जेट के बारे में थोड़ी सी आप डिटेल दी, ये किस तरीके के जेट हैं, कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं? देखिए ये F4 जो है ये पूरे पहले अमेरिकन एयरक्राफ्ट हैं, जो पहली जो रजीम थी आपकी उसकी अपनी जो शाह रज़ा पहलवी की, उस ज़माने से ईरान के पास है। लेकिन अमेरिका ने इनको उसका स्पेयर पार्ट देना बंद कर दिया था, लेकिन इन्होंने रिवर्स इंजीनियरिंग करके उनको बिल्कुल सर्विसेबल रखा हुआ है। और अभी उसको अपग्रेड करके इन्होंने जो चाइना से मिसाइल्स हैं जिसको PL-15 बोलते हैं, और उसके रडार सिस्टम को अपग्रेड किया है। तो ये मान के चले वो भी अमेरिकन इक्विपमेंट है, काबिलियत रखते हैं वो। हालांकि वो इतने मॉडर्न ना हो जितना F-16 है, लेकिन उनमें इतनी क्षमता है कि अगर पायलट ट्रेंड है तो वो कोई भी टारगेट को अचीव कर सकता है इस उसके एरिया ऑफ रेडियस के अंदर। तो ये अमेरिकन इक्विपमेंट है, अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल हो सकती है। सर एक तस्वीर जो मैं अभी देख रही हूँ, ईरानियन स्टेट टेलीविजन के पास ये भयानक धमाका हुआ है तेहरान में। थोड़ी देर में हम अपने दर्शकों के सामने भी ये तस्वीरें रखेंगे। ये बड़ी खबर आ रही है, तेहरान में एक और बड़ा धमाका हुआ है, एरियन एक्सप्लोजन देखा गया है। वहां पर धमाके के बाद ब्लास्ट की ये तस्वीरें सामने आ रही है। आरटी जो है इसे रिपोर्ट कर रहा है। ब्लास्ट जो है वो तेहरान में यानी कि कैपिटल में हुआ है, और जो ईरानियन स्टेट टेलीविजन है, ब्रॉडकास्टर्स हेडक्वार्टर है, उसके पास ये भयानक धमाका हुआ है।
इसकी तस्वीरें आपसे थोड़ी देर में हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन ये जिस तरीके का हमला हो रहा है त्रिपाठी जी, ये हमला बता रहा है कि वो आप उसके सूचना तंत्र को आप बाधित कर रहे हो। आप इंफॉर्मेशन, आपकी इकोनॉमी, आपकी मिलिट्री, आपकी रिजीम, आपकी लीडरशिप, जितने हमले वो कर सकता है इजराइल उतने हमले करेगा, सबको तबाह करना चाहता है। जी आप सही कह रही हैं कि इजराइल अब जब बार बार कह चुका है कि हमारा एग्जिस्टेंशियल वॉर है, लेकिन सबसे बड़ी बात है इतने हमले के बावजूद और खामेनी साहब के मृत्यु के बावजूद भी ईरान लड़ रहा है। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रिजिलियंट है ईरान, और ईरान की जो लीडरशिप है वो बशर अल असद नहीं है। आप समझिए, वो सीरिया का असद नहीं है जो जाकर के मॉस्को में छिप गया और वहां पर लग्जरी लाइफ जीने लगा, और फिर अमेरिका ने वहां क्या किया, एक आतंकवादी को बैठा दिया। यही तो अमेरिका की समस्या है कि ईरान वो मोड में आ ही नहीं रहा है जिस मोड पर सीरिया आ गया, जिस मोड पर उसके जो भी आप कह सकते हैं रिजीम चेंज करके अपने लोगों को बैठा देते हैं। ईरान का जो रिजिलियंस पावर है दुनिया में सबसे ताकतवर है, और उसका रिजल्ट फिर मैं कह रहा हूं कि ईरान का जो पिछले 40 साल का इतिहास था 79 से, यदि उसके कंजर्वेटिव फैक्ट को यदि मैं हटा दूं तो मुझे लगता है कि वो प्राउड करते हैं अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपने सिस्टम पर, और इसीलिए RIGC का एक एक व्यक्ति खामेनी है, ये समझना पड़ेगा। और इसीलिए यही कारण है कि आज ये जो ट्रंप साहब हैं और इजराइल नेतन्याहू बार बार ईरानी जनता से अपील करते हैं कि आप आइए और सत्ता का मार्ग। मैं फिर कहता हूं, एक और बड़ी खबर है सर, मैं ये बड़ी खबर दर्शकों तक पहुंचा दूं। ईरान ने हाइपरसोनिक मिसाइल दागा है, हाइपरसोनिक मिसाइल दागी गई है ईरान की ओर से। ईरान इज ऑल आउट इन वॉर, वो जितनी उसके पास ताकत है वो उतनी मिसाइलें दागेगा। हालांकि इजराइल के पास वो ताकत है कि वो उसे न्यूट्रलाइज कर दे रहा है। जितनी क्षति ईरान ने सोचा होगा कि वो इजराइल को पहुंचाएगा, उतनी क्षति उसे नहीं पहुंच रही है। लेकिन ईरान का अभी जो आपने कहा कि वहां का हर एक नागरिक अपने आप को उस इस्लामिक बैनर के नीचे लाकर देख रहा है। और एक चीज अभी संजय सर कह रहे थे जो इस्लामिक सॉलिडरिटी की, तो मुझे लगता है कि ईरान के अंदर बहुत ज्यादा जबरदस्त है वो, और देश तब तक लड़ता रहेगा जब तक उसके अंदर की यूनिटी रहेगी। बाहर के हम सब जानते हैं कि जो मिडिल ईस्ट के कंट्री है सब ईरान के दुश्मन है, और पूरी तरीके से अमेरिका के साथ में इसको ईरान अच्छी तरह से जानता है। इसीलिए ईरान दुबई को ठोक रहा है, इसीलिए ईरान कतर को, बहरीन को, सुन्नी की लड़ाई नहीं रह जाएगी। आप ये कह रहे हैं कि ईरान उस हद तक मिडिल ईस्ट की कंट्रीज को लेकर आ पाएगा अपने साथ? देखिए, कोशिश की जा रही है कि ये शिया सुन्नी एक साथ आके लड़ाई करे, अमेरिका के खिलाफ पोलराइज करे। लेकिन एक मैं और बात कहना चाहता हूँ कि देखिए, जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो बहुत सेलेक्टिव, और कौन से वेस्टर्न मीडिया के माध्यम से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आ रही है। तो ये भी नहीं पता कि जो ईरान के प्रॉक्सीज हैं, जिसमें हुती है, हिजबुल्लाह है, हमास है, वो क्या शांत बैठ के तमाशा देख रहे हैं? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि अगर ये सब एकजुट हो जाते हैं और तो निश्चित रूप से, और क्योंकि ये फ़लस्तीन का इशू हमास से जुड़ा हुआ है, तो बहुत कुछ हद तक जो आप कह रहे हो कि पोलराइजेशन की तरफ जो एक पुश करना चाह रहा है ईरान, निश्चित रूप से ये वो हो सकता है। इस बात से अमेरिका भी डरता है, इसीलिए वो कहते हैं कि हम एक तरीके से जो डिक्टेटोरियल और जो एक न्यूक्लियर एक बॉम्ब जो बनाने की प्रयास जो ईरान कर रहा था, उसके खिलाफ हमारा ये स्ट्राइक है, ना कि हमारा कोई एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के खिलाफ है। और इसी ही तर्ज पे ये लड़ने का प्रयास किया। देखिए, जो इजराइल पे अटैक हुआ था, टेररिस्ट अटैक हुआ था, वो अटैक भी यही कहा था कि टेररिस्ट अटैक है, हमास का, जो हमास एक टेररिस्ट है, ऑर्गेनाइजेशन है, और इसके खिलाफ हमारी लड़ाई है। तो ये बात मान के चलिए कि पोलराइजेशन अमेरिका नहीं करना चाहता, लेकिन जो मिडिल ईस्ट एक्टर्स हैं वो दुनिया में वो इस मिडिल ईस्ट में और इस्लामिक वर्ल्ड में पोलराइजेशन करके इस्लाम को अमेरिका के खिलाफ प्रोजेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इसमें किस हद तक सक्सेसफुल हो पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे अमेरिकन मुल्क भी बहुत सारे जो मुल्क हैं, इस्लामिक मुल्क है, वो अमेरिका के साथ भी खड़े हुए नजर आते हैं, क्योंकि उनके जो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट है उनको इमीडिएटली ईरान एक थ्रेट के रूप में दिखता था। सऊदी अरबिया आप देखिए, UAE देखिए, ये सब एक तरीके से अमेरिका, और ये भी बात सही है कि सऊदी अरबिया और ईरान ने ही इजराइल और अमेरिका को कहा कि आपको जो एक्शन लेना है तुरंत लीजिए, नहीं तो ईरान अपने आप में एक नासूर बनता जा रहा है।